नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडिपेंडेंट स्टडी में। इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 8 चैप्टर 11 सावित्री बाई फुले के हिंदी अनुवाद के बारे में। आइए समझते हैं। ऊपर निर्मितम चित्रम पश्यतः, ऊपर निर्मित चित्र की ओर देखो। मतलब ऊपर जो चित्र दे रखा है इस पाठ में उसको ध्यान से देखो। इदम चित्रम कस्यचित् पाठशालाया वर्तते, यह चित्र किसी पाठशाला का है। इयं सामान्यतः पाठशाला नास्ति, मतलब यह सामान्य पाठशाला नहीं है। इयमस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला, यह महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला है। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि अदाय चलती, एक शिक्षिका घर से पुस्तकें लेकर चलती है। मार्गे कश्चित् तस्याः उपरि धूलिं कश्चित् च प्रस्तरखण्डान् क्षिपति, कि रास्ते में कोई उसके ऊपर धूल तो कोई पत्थर के टुकड़ों को फेंकता है। परमं सा स्वदृढ़ निश्चात न विचलति, परंतु वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती। स्वविद्यालय कन्याभि सविनोदनम आलपन्ति सा अध्यापने संलग्ना भवति, अपने विद्यालय में कन्याओं से हंसी मजाक के साथ बातें करती हुई वह पढ़ाने में लगती है। तस्या स्वकीयम अध्ययनमपि सहैव प्रचलति, उसका अपना अध्ययन भी साथ ही चलता है। कि यह महिला कौन है? अपि ये हमारा यूयमिमाम महिला जानीत, क्या तुम इस महिला के बारे में जानते हो? इयमेव महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नाम दिया, यही सावित्रीबाई फुले नामक महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका है। आगे देखते हैं। आगे हमें दे रखा है कि जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तमे ख्रीष्टाब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत, जनवरी मास में तीसरे दिन 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्रीबाई ने क्या लिया? जन्म लिया। तस्या माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितो, मतलब उसकी माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी थे। नव वर्ष देशिया से ज्योतिबा फुले महोदयेन परिणीता, लगभग 9 वर्ष की आयु में वह ज्योतिबा फुले महोदय से ब्याह गई, मतलब उसके ज्योतिबा फुले से उनका विवाह हो गया। सोऽपि तदानीं त्रयोदश वर्षकल्पः एव आसीत्, उस समय वह भी लगभग 13 साल का ही था। उस समय वह लगभग 13 साल का ही था। यतोहि स स्त्री शिक्षाया प्रबलः समर्थकः आसीत्, क्योंकि वह स्त्री शिक्षा का प्रबल समर्थक था। अतः सावित्रीबाई मनसी स्थिता अध्ययन अभिलाषा उत्सम प्राप्तवती, इसलिए सावित्रीबाई के मन में विद्यमान पढ़ने की अभिलाषा साकार हो गई। इतः परमं सा साग्रहम् आंग्लीय भाषा अपि अध्ययनं कृतवती, इसके पश्चात उसने आग्रह पूर्वक अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। आंग्लीय भाषा मतलब अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। आगे देखते हैं। 1848 तमे
कृष्णवदे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदिश्य प्रथम विद्यालय आरभवत। 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदयन के साथ मिलकर कन्याओं के लिए प्रथम विद्यालय का आरंभ किया। तदानीं सः केवलं सप्तदशवर्षीयाम् आसीत्। तब वह केवल 17 वर्ष की ही थी। तब वो केवल क्या 17 वर्ष की ही थी। 1851 में ख्रीष्टाब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालकानां कृते पृथक्तया तया अपरः विद्यालयः प्रारब्धः। 1851 ईस्वी में छुआछूत के कारण तिरस्कार को प्राप्त समुदाय की लड़कियों के लिए उसने अलग से दूसरा विद्यालय शुरू किया। आगे देखते हैं। सामाजिक कुरीतिनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। सावित्री ने सामाजिक कुरीतियों का खुलकर विरोध किया। विद्वानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय साक्षात् नापितः मिलितः। विधवाओं के सिर मुंडने को रोकने के लिए वह सीधे ही नाइयों से मिली। फलतः केचन नापिता अस्यां रूढ़ि सहभागितां अत्यजन। परिणाम स्वरूप कुछ नाइयों ने इस रूढ़ि में सम्मिलित होना छोड़ दिया। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम यत् कूपम निक्षा। एक बार सावित्री बाई ने रास्ते में देखा श्रीवस्त्रां तथा कथिता निम्न जातिया कश्चित नार्ये जलम पातुम याचन्ते सम। एक बार सावित्री बाई ने रास्ते में देखा कि कुएं के पास फटे पुराने वस्त्रों से लिपटी हुई तथाकथित निम्न जाति की कुछ स्त्रियां पीने के लिए पानी मांग रही थी। उच्च वर्गीय उपहासं कुर्वन्ते कूपात् जलोद्धरणम् अवारयन्। उच्च वर्ग के लोगों ने मजाक उड़ाते हुए कुएं से पानी खींचने से रोक दिया। सावित्री एतत् अपमानं सोढुं न शक्नोत्। सावित्री इस अपमान को ना सह सकी। ताः सा स्त्रियं निजगृहं नीतवती। वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई। तडागे दर्शित्वा अकथयत् च यत् यथेष्टं जलम नयत्। और तालाब दिखाकर कहने लगी इच्छा अनुसार पानी ले लो। सार्वजनिकोऽयं तडागः अस्मात् जलग्रहणस्ति जाति बंधनम। वह सार्वजनिक तालाब है और इससे पानी लेने के लिए कोई जाति बंधन नहीं है। तथा मनुष्याणां समानताया स्वतंत्रताया यश पक्ष सर्वथा समर्थित है। उसने मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता का सदा ही सब प्रकार से समर्थन किया। आगे देखते हैं। महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंध गृह इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायां फूले
दंपत्यों अवदानम महत्वपूर्णम। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह आदि संस्थाओं की स्थापना से फूले दंपति का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सत्ते शोधकम मंडलस्य शोधकमण्डलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्। सत्य शोधक मंडल की गतिविधियों में सावित्री बहुत ही सक्रिय रही। अस्य मण्डलस्य उद्देश्यम् आसीत् उत्पीडितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम् इति। इस मंडल का उद्देश्य था सताए हुए समुदाय के लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना। आगे देखते हैं कि सावित्री अनेका संस्थाया प्रश्न कौशलेन संचालितवती। सावित्री ने अपने प्रशासन कौशल से अनेक संस्थाओं का संचालन किया। दुर्भिक्ष काले प्लेग कालः च सा पीड़ित जनानां आश्वान्तम् अविरतं च सेवाम् अकरोत्। अकाल पड़ने और प्लेग की महामारी आने पर उसने पीड़ित लोगों के बिना थके लगातार सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्थाया सर्वथा प्रयासम अकरोत्। सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए हर प्रकार का प्रयास किया। महारोग प्रसार काले सेवार्ता सा स्वयं असाध्य रोगेन ग्रस्ता 1897 तमे ख्रीष्टाब्दे निधनम गता। महामारी फैलने के समय सेवा में लगे रहते हुए वह स्वयं भी असाध्य रोग से ग्रस्त हो गई और वो 1897 ईस्वी में उनका निधन हो गया। आगे देखते हैं साहित्य रचनाया अपि सावित्री महीयते। साहित्य रचना में भी सावित्री ने प्रशंसनीय कार्य किया। तस्य काव्य संकलम द्वयं वर्तते काव्यफूले सुबोध रत्नाकर चेति। उनके दो काव्य संकलन है, काव्यफूले और सुबोध रत्नाकर। भारत देशे मैलोत्थानस्य ज्ञानावबोधाय सावित्री महोदयाया जीवन चरितम अवश्यम अध्ययनम। कि भारत देश में महिला उत्थान को गहराई से समझने के लिए और सावित्री महोदया के जीवन चरित्र को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। भाई लास्ट में दोबारा देखते हैं कि भारत देश में महिला उत्थान को गहराई से समझने के लिए सावित्री महोदया के जीवन चरित्र को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले लेसन के शब्दार्थ को समझेंगे। थैंक यू।